नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। मैं हूं आपके साथ अमृता। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। संसद और विधान मंडलों की महिला जनप्रतिनिधियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आज से। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी करेंगे उद्घाटन। सामाजिक आर्थिक विकास, सुशासन और विधायन में भूमिका पर होगी चर्चा। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान। बंगाल में 6 और असम में 2 चरणों में होगा मतदान। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में एक ही दिन वोटिंग। 19 मई को नतीजे। अस्थायी वर्किंग वीजा पर भारी फीस लगाने के अमेरिकी फैसले का विरोध। भारत ने WTO में दर्ज कराई शिकायत। कहा, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस के नियमों का उल्लंघन। यमन के अदन में वृद्धाश्रम पर भारी गोलीबारी। एक भारतीय नर्स समेत 16 की मौत। विदेश मंत्रालय ने की पुष्टि। IS पर शक की सुई। और रियो ओलंपिक से पहले निशानेबाज जीतू राय की बड़ी कामयाबी। विश्व कप में स्वर्ण पर निशाना। 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में ओलंपिक चैंपियन चीन के पांग वेई को हराया। खबरें विस्तार से। संसद और विधान मंडलों की महिला जनप्रतिनिधियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आज से दिल्ली में शुरू हो रहा है। 2 दिन के सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन की पहल पर यह खास आयोजन हो रहा है। सम्मेलन में कई दिग्गज महिला नेताओं के साथ 300 महिला सांसद, विधायक हिस्सा लेंगी। संसद और विधान मंडलों की महिला जनप्रतिनिधियों का राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी करेंगे। सम्मेलन को उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन भी संबोधित करेंगी। बांग्लादेश की स्पीकर और CPA की अध्यक्ष शिरीन चौधरी सत्र की अध्यक्षता करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मौके पर मौजूद होंगे। हिंदुस्तान का प्रजातंत्र सबसे बड़ा प्रजातंत्र के रूप में माना जाने लगा और हमारे लिए एक्सपेक्टेशंस भी बहुत बढ़ गई है हमारे बारे में, और इसलिए ऐसा लगा इस बार कि देश स्त्री और पुरुष दोनों से बनता है। हम तो कहते हैं हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज वुमेन। सम्मेलन में 4 विशेष विषयों पर मंथन होगा। सामाजिक और आर्थिक विकास, सुशासन और विधायन में योगदान इसमें अहम है। समापन सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल संबोधित करेंगी। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार भी इस सम्मेलन को संबोधित करेंगी। सुशासन और विधायन में योगदान की अध्यक्षता दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित करेंगी। महिलाओं की सहभागिता भी दिन ब दिन, चाहे वो ग्रास रूट लेवल पे लोग तुम्हारे स्थानीय शासन पे बढ़ी, उसके बाद MLA MLC लोकसभा में भी आपने देखा इस बार संख्या ठीक ठीक हो गई है। और नॉट ओनली इन पॉलिटिक्स, ये भी है, बाकी सब इसमें भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है। सम्मेलन में न्यायपालिका और नौकरशाही की भी चुनिंदा हस्तियां चर्चा में भाग लेंगी। पहली बार आयोजित हो रहे अपने तरीके के इस सम्मेलन में जनप्रतिनिधियों को तमाम इलाकों में हुए बदलावों के बारे में जानकारियों से मुखातिब किया जाएगा। वैसे तो 2 दिन तक चलने वाले देश भर के महिला जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन का एजेंडा काफ़ी भारी भरकम है, लेकिन उनका फोकस रहेगा राष्ट्र के सशक्त निर्माण में उनकी क्या भूमिका हो सकती है। कैमरामैन सुरेश के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। असम में 2 चरणों में चुनाव होगा, तो पश्चिम बंगाल में 6 चरणों में वोट डाले जाएंगे। वहीं केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में एक ही दिन वोटिंग होगी। नतीजे 19 मई को आएंगे। इन राज्यों में आचार संहिता लागू हो गई है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की शुरुआत असम से होगी। राज्य में 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण में 65 सीटों पर 4 अप्रैल को वोटिंग होगी। इसके लिए 11 मार्च को अधिसूचना जारी होगी। दूसरे चरण के लिए 61 सीटों पर 11 अप्रैल को मतदान किया जाएगा। इसकी अधिसूचना 14 मार्च को जारी की जाएगी। वहीं पश्चिम बंगाल में 6 चरण में मतदान होगा। बंगाल में पहले चरण में कुल 49 सीटों पर वोटिंग होगी,
जिसके लिए 4 अप्रैल को 18 और 11 अप्रैल को 31 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इनके लिए 11 और 14 मार्च को अधिसूचना जारी की जाएगी। दूसरे चरण में 17 अप्रैल को राज्य की 56 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए 22 मार्च को नोटिफिकेशन जारी होगा। तीसरे चरण में 21 अप्रैल को 62, चौथे चरण में 25 अप्रैल को 49, पांचवें चरण में 30 अप्रैल को 53 और छठे यानी आखिरी चरण में 5 मई को 25 सीटों पर मतदान होगा। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में एक साथ 16 मई को वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए 22 अप्रैल को अधिसूचना जारी होगी। केरल में 140, तमिलनाडु में 234 और पुडुचेरी में 30 विधानसभा सीटें हैं। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली हैं। फ्लाइंग स्क्वाड्स, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस का मूवमेंट, किस वल्नरेबल लोकेशंस इंक्लूडिंग स्लम एरियाज जहां पे लोग वीकर सेक्शन के लोग रहते हैं, उसकी मॉनिटरिंग हमारे सेंट्रल ऑब्जर्वर्स करेंगे, हमारे सेंट्रल पुलिस फोर्स के स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर्स करेंगे और जिले के हमारे ऑब्जर्वर्स करेंगे। असम में पिछले 15 साल से कांग्रेस की सरकार है, वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी काबिज है। केरल में भी कांग्रेस की अगुवाई में यूडीएफ का शासन है। तमिलनाडु में एआईएडीएमके की सरकार है, तो पुडुचेरी में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस की सरकार है। केंद्र सरकार के तीसरे बजट के बाद इन 5 राज्यों के चुनाव में न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख दांव पर लगी है, बल्कि संबंधित राज्य सरकारों को भी नाको चबाना पड़ सकता है। नतीजा चाहे जो भी हो, लेकिन आगे आने वाले दिनों में केंद्रीय राजनीति को यह गहरे रूप से प्रभावित करने वाला होगा। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। और 5 राज्यों में चुनाव के ऐलान पर राजनीतिक दलों ने प्रतिक्रिया दी है। बंगाल की जनता बिना किसी डर, बिना किसी संकोच के वहां पर आ सके और वोट डाले, और वोट डालने की जगह पर पोलिंग बूथ के आसपास वहां पर, और उसके बाद में उन लोगों के ऊपर हिंसा ना हो, इसका प्रबंध करें। हम खुश हैं जो सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे, हम खुश हैं जो ज़्यादा पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर नियोग किए जाएंगे, और हम ये भी समझते हैं ये जो चुनाव है, इस चुनाव में हमें कांग्रेस और वाम गठबंधन को भारी बहुमत मिलेगा, और हम इस चुनाव की ओर उत्सुक नजरों से देख रहे हैं। Our alliance yet to be concluded, so we have little time. But apart from this electoral alliance part, we are ready to face the election. We started our work already, and I'm very happy to say this party is one leadership party. It's like a military control. Whatever Amma says, we do. We are ready to face the elections. Our candidates have gone and verified the voters list, and we have made certain complaints which the Election Commission is looking at. But still, we are not convinced. That part we will take up with the Election Commission regarding the increased number in the voters list. Otherwise, we are prepared. पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी अकेले चुनाव लड़ेगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल कोलकाता में इसका ऐलान किया। उन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों की सूची भी जारी की। ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य में पूरी तरह शांति है। उन्होंने 6 चरणों में चुनाव कराने के फैसले का स्वागत किया और सीपीएम से राजनीतिक संघर्ष जारी रखने की बात कही। বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেস একাই লড়বে। সিপিএম এর বিরুদ্ধে চিরকাল আমরা লড়াই করে এসেছি, কারণ চিরকাল আমি মনে করি এই রাজনৈতিক দলটি অলওয়েজ বন্ধ, হরতাল, স্ট্রাইক, ভেঙে দাও, গুড়িয়ে দাও এই চিন্তাধারায় বিশ্বাস করে। और असम में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कल सिलचर में रैली की। उन्होंने आरोप लगाया कि असम में कई वादे करने वाली केंद्र सरकार ने राज्य का विशेष दर्जा ही छीन लिया। उन्होंने कहा कि पीएमओ से पूरे देश को चलाने की कोशिश हो रही है। 2 दिन के असम दौरे के पहले दिन कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की बीजेपी सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान असम के लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई वादे किए थे, लेकिन वादों को पूरा करना तो दूर, असम से उसका हक भी छीना जा रहा है। पहला काम, असम से उन्होंने स्पेशल स्टेटस छीन लिया। 5,000 करोड़ रुपए आपसे ऐसे उठा के छीन लिए। बराक वैली से छीने। 12 स्कीम थे,
उनके पैसे काटे। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने पूरे देश में एक तरह की विचारधारा थोपने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि असम में पिछले 15 साल से शांति है, जबकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनते ही हालात बदतर हो गए हैं। चाहे वो हरियाणा हो, गुजरात हो, असम हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, जहां भी ये लोग जाते हैं, एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से लड़ाएंगे। इनके पास सिर्फ ये ही सोच है। उन्होंने मतदाताओं से कांग्रेस को जिताने की अपील की ताकि असम में अच्छे दिन बने रहें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की दोबारा सरकार बनने पर सिलचर और आसपास के इलाकों का पहले की तरह ध्यान रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और जम्मू कश्मीर में 2 महीने से चल रहे असमंजस के बाद पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सरकार बनाने को लेकर आगे बढ़ने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि वो आलोचना से नहीं डरती, लेकिन राज्य के लोगों की बेहतरी के लिए केंद्र सरकार की ओर से भरोसा चाहती हैं, क्योंकि ये महज पीडीपी का बीजेपी गठबंधन नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने कल राज्यपाल NN वोहरा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राजनीतिक स्थितियों और राज्य की चुनौतियों को लेकर बात की। जम्मू कश्मीर में 8 जनवरी से राज्यपाल शासन लागू है। और जेएनयू मामले पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। देश विरोधी नारेबाजी के आरोप में जमानत पर छूटे कन्हैया कुमार ने कल कहा कि सरकार छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। कन्हैया ने यह दावा किया कि जेएनयू में देशद्रोह नहीं हो सकता। विपक्षी पार्टियों ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की, जबकि सरकार की तरफ से गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस मामले में अब तक जो भी कार्रवाई हुई है वो कानून के मुताबिक हुई है। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने कहा कि राजद्रोह और देशद्रोह में फर्क होता है और सरकार ने कानून का गलत इस्तेमाल किया है। कन्हैया ने आगे कहा कि जेएनयू देश की वास्तविक आवाज है और सरकार इस आवाज को दबा नहीं सकती। किसी माँ बाप के बच्चे हैं हम लोग, इसी देश के निवासी हैं, कोई आतंकवादी नहीं है। सीमा पे लड़ने वाला चाहे सैनिक हो या आत्महत्या करने वाला किसान हो, चाहे अपने अधिकारों के लिए मर मिटने वाला कोई विद्यार्थी हो, उनके हक की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। यही हमारा अपराध है। इधर कन्हैया मामले में विपक्षी दलों के सुर धीमे होते नहीं दिख रहे। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री छात्रों के मन की बात सुने। सीपीएम ने सरकार पर जेएनयू में आंदोलन को कुचलने का आरोप लगाया तो जेडीयू ने कहा कि सरकार को छात्रों से नहीं उलझना चाहिए। जेएनयू में जो आंदोलन हुए, जिस आंदोलन को सरकार ने कुचलने की कोशिश की मैक्सिमम गवर्नमेंट के जरिए, और जहां पे उसको पिटाई भी किया गया, पटियाला कोर्ट में जेल के अंदर भी डाला गया। गांधी के 42 के आंदोलन में, जेपी के 74 के आंदोलन में और कई और आंदोलनों में नौजवानों की और छात्रों की महती भूमिका रही है। अगर छात्रों से विद्यालयों में छेड़छाड़ की गई तो सरकार के लिए मुसीबत होगी। दूसरी तरफ संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि जेएनयू पढ़ाई के लिए है, राजनीति के लिए नहीं, जबकि कन्हैया यूनिवर्सिटी को राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहा है। They are all studying a central university where public money, people's money is involved. So they must do justice to the cause and they must study. That's all, rather than getting into politics. If they are interested in politics, they can leave studies and join politics. कन्हैया कुमार को राष्ट्रद्रोह के आरोप में 12 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। अंतरिम जमानत पर गुरुवार को जेल से रिहा होने के बाद कन्हैया कुमार ने जेएनयू में भी एक सभा की थी। इस मामले में 2 आरोपी अनिर्बान और उमर खालिद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। अनु दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और देशद्रोह के आरोप में जेल से रिहा हुए जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार आगामी विधानसभा चुनाव में वाम दलों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि कन्हैया कुमार के अलावा वाम दलों का समर्थन करने वाले सभी छात्र चुनाव प्रचार करेंगे। उन्होंने कहा कि देश पहली बार वाम युवाओं की शक्ति देखेगा। क्यों नहीं, बंगाल के अंदर जितने भी लेफ्ट के सक्रिय कार्यकर्ता हैं वो सब भाग लेंगे, कन्हैया सहित हाँ वो करेंगे। अब ये देखिए, पहली बार अब कुछ नजर आ रहा है देश को कि लेफ्ट के लोग है क्या, लेफ्ट के नौजवान है क्या। और जब आप ही लोग ये इल्जाम लगा रहे थे कि लेफ्ट के साथ नौजवान नहीं जुट रहा, अब बताइए। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
मोदी का क्रांतिकारी उपन्यासकार, आंचलिक शब्दों को मुख्य धारा से जोड़ने वाला साहित्यकार, पर्दे पर लोक साहित्य की छटा दिखाने वाला बेजोड़ रचनाकार। उनकी नजर, उनका शहर में फणीश्वरनाथ रेणु का रचना संसार सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ढांचागत सुविधाओं के विकास के एक क्षेत्र में ऊंची छलांग लगाने की तैयारी में है। दिल्ली में कल सेतु भारतम परियोजना की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को अगले 4 साल में रेलवे क्रॉसिंग से फ्री कर दिया जाएगा। सरकार इस पूरी परियोजना में करीब 50,800 करोड़ रुपए खर्च करेगी। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में शुक्रवार को सेतु भारतम परियोजना की शुरुआत की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय विकास के लिए ढांचागत व्यवस्था की मजबूती पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे देश तेज रफ्तार से प्रगति करेगा। नॉर्मली सरकारें इंक्रीमेंटल काम करने की आदत रखती है। पहले 5 करते थे, अब 7 करते हैं, 7 करते फिर 10 करते हैं। हमारी कोशिश है क्वांटम जंप की, ब्रेक थ्रू की, पुरानी स्पीड और निर्णय करने की प्रक्रियाओं से एकदम से बाहर निकलना। प्रधानमंत्री ने राजमार्गों पर दुर्घटनाएं रोकने, सड़क और पुलों की स्थिति में सुधार के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के विकास पर जोर दिया। इस योजना में देश के 1500 पुराने पुलों की मरम्मत भी की जाएगी। 208 में से करीब 66 ब्रिजेस को फाइनेंशियल अप्रूवल मिला है, टेंडर प्रोसेस शुरू हुई है और मेरा विश्वास है कि 3 महीने के अंदर ये रेलवे ब्रिज और अंडरपास का काम निश्चित रूप से पूरा होगा। सेतु भारतम केंद्र की महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसके तहत पूरे देश में सड़कों, रेल मार्गों और दूसरी मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इसमें 18 राज्यों की 208 जगहों की पहचान की गई है, जहां रेलवे फाटक पर पुल बनाया जाएगा। परियोजना के जरिए सरकार बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में लगी है, जिससे औद्योगिकीकरण और मेक इन इंडिया के लिए आधार खड़ा किया जा सके। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबी को पर्यावरण के लिए सबसे बड़ी चुनौती बताया है। कल दिल्ली में 2030 के विकास एजेंडे के समर्थक कानून के शासन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि गरीबी उन्मूलन केंद्र सरकार के मूलभूत लक्ष्यों में एक है। सतत विकास को पूरे विश्व की जिम्मेदारी बताते हुए उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयास से इसे हासिल किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भावी पीढ़ी के लिए स्वस्थ पर्यावरण उपलब्ध कराना सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जानकारी दी कि सरकार कचरा प्रबंधन के नियमों की समीक्षा कर रही है। I'm sure all of us agree that poverty is the biggest challenge for environment. Therefore, eradication of poverty is one of the fundamental goals of my government. Guided by our core values, we are working towards achieving this goal with sincerity. I wish this conference. महाराष्ट्र में पिछले 1 साल में कुल 3,228 किसानों ने आत्महत्या की है। राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के जवाब में कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने बताया कि 14 साल के दौरान पिछले साल किसान आत्महत्या के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए। कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र राज्य सरकार के साथ मिलकर किसानों की हालत सुधारने की कोशिश कर रही है और इसके लिए कई नई योजनाएं शुरू की गई हैं। कृषि मंत्री के मुताबिक पिछले साल औरंगाबाद जिले में सबसे ज्यादा 1,841 किसानों ने आत्महत्या की। महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त इलाकों बीड, लातूर, उस्मानाबाद और मराठवाड़ा जिले का कल राज्य के कैबिनेट मंत्रियों के एक दल ने दौरा किया। साथ ही किसानों और अधिकारियों के साथ बैठक कर ताजा हालात की जानकारी ली। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लातूर जिले का दौरा कर जमीनी हालात का जायजा लिया। महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति को देखते हुए ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। सूखे की वजह से राज्य के मराठवाड़ा में और विदर्भ के किसान खुदकुशी पर मजबूर हैं।
इस बीच राज्य के औरंगाबाद में किसानों ने एक रैली निकाल किसानों की कर्ज माफ करने की मांग की। कि भारत सरकार ने हमारे जो सूखा पीड़ित किसान है उसके साथ मजाक उड़ा रही है। अभी बजट में भी फोकनाड घोषणा करते हैं कि आमदनी दुप्पट करेंगे, दुगना करेंगे। कैसे करेंगे ये नहीं बताते हैं। जो किसान मर रहा है उसके कर्जा को माफी करना चाहिए, ये हमारी मांग है। अच्छा पानी पीने के लिए मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। और सबसे बड़ी बात, ये मनरेगा का काम जल्दी से जल्दी शुरू होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को कॉल ड्रॉप की समस्या का जल्द समाधान खोजने को कहा है। कोर्ट ने दूरसंचार नियामक यानी कि ट्राई की अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार करते हुए ये आदेश दिया। कंपनियों ने ट्राई की अधिसूचना को चुनौती दी है। दूरसंचार नियामक ने कॉल ड्रॉप पर प्रतिदिन अधिकतम 3 कॉल के लिए ₹1 प्रति कॉल मुआवजा देने का आदेश दिया है। हालांकि शीर्ष अदालत ने ट्राई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी। दरअसल टेलीकॉम कंपनियों ने ट्राई की अधिसूचना को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, पर वहां से उन्हें कोई राहत नहीं मिली। जनवरी में हुए पठानकोट हमले में शामिल आतंकियों की संख्या को लेकर विरोधाभासी रिपोर्टों के बीच केंद्र सरकार ने माना है कि घटनास्थल से आतंकियों के 4 शव के अलावा कुछ जले हुए अवशेष मिले हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कल कहा कि इन अवशेषों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। ऑपरेशन को अंजाम देने वाले एनएसजी ने कहा कि हमले में 6 आतंकवादी शामिल थे, जबकि मामले की जांच कर रही एनआईए ने कहा था कि उन्हें सिर्फ 4 आतंकवादियों के ही शव मिले हैं। इसके साथ ही एनआईए का कहना था कि बाकी आतंकवादियों के होने के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सबूतों को खंगाला जा रहा है। और भारत ने अस्थायी वर्किंग वीजा पर भारी फीस लगाने के अमेरिकी फैसले के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO में शिकायत कर दी है। अमेरिका ने पिछले दिनों L1 और H1B कैटेगरी में वीजा फीस बढ़ा दिया था। WTO की ओर से कहा गया है कि ये मामला संगठन की विवाद निपटान कार्यवाही के दायरे में आ गया है। भारत का कहना है कि अमेरिका के इस फैसले से भारतीय IT प्रोफेशनल्स के हितों का नुकसान होगा। भारत का कहना है कि ये एक तरह से विश्व व्यापार संगठन के मानकों का उल्लंघन है। भारत ने अपनी शिकायत में कहा कि वीजा के लिए फीस बढ़ाते समय जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विस के नियमों का पालन नहीं किया गया है। अमेरिका में पिछले काफी दिनों से भारतीय प्रोफेशनल्स के बढ़ने का मुद्दा बना हुआ है। और भारतीय विदेश मंत्रालय ने यमन के अदन में हुई गोलीबारी में एक नर्स के मारे जाने की पुष्टि की है। इससे पहले 4 भारतीय नर्सों के मारे जाने की खबर आई थी, जिसका विदेश मंत्रालय ने खंडन करते हुए कहा कि वहां 4 नहीं बल्कि 1 नर्स मारी गई हैं। इस बीच यमन में खतरनाक इलाकों में रहने वाले भारतीयों को स्वदेश लौटने की एडवाइजरी जारी की गई है। हमला शुक्रवार को यमन के प्रमुख शहर में शुमार अदन में एक वृद्धाश्रम पर हुआ। इस हमले में एक भारतीय नर्स समेत 16 लोग मारे गए। इसे आतंकी हमला माना जा रहा है और शक IS पर है, जो हाल के महीनों में यमन में पैठ बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहा है। यमन पर हमला इस तरह का पहला हमला है। फिलहाल किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। और मशहूर अभिनेता मनोज कुमार को 2015 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाएगा। मनोज कुमार को ऐसे कलाकार के तौर पर जाना जाता है जिन्होंने अभिनय के साथ फिल्म निर्माण, निर्देशन, लेखन, संपादन से भी दर्शकों के दिलों में अपनी खास पहचान बनाई। 78 साल के मनोज कुमार ने 1960 में पहली फिल्म कांच की गुड़िया में रोमांटिक नायक के तौर पर फिल्मी सफर की शुरुआत की। बाद में उन्होंने देशभक्ति पर आधारित कई सुपरहिट फिल्मों की और उनका उपनाम भारत कुमार हो गया। पूरब और पश्चिम, उपकार और क्रांति जैसी फिल्मों के बाद उन्हें एक नई पहचान मिली। 1992 में मनोज कुमार को पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती।
और बैंकॉक में निशानेबाजी विश्व कप में जीतू राय ने 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। जीतू ने फाइनल में नजदीकी मुकाबले में पूर्व विश्व चैंपियन और ओलंपिक चैंपियन चीन के पांग वेई को हराया। फाइनल में जीतू ने 191.3 अंक हासिल करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया। इस कैटेगरी में जीतू को इस साल होने वाले रियो ओलंपिक्स का मजबूत दावेदार माना जा रहा है। जीतू का वर्ल्ड कप में ये कुल 5वां और दूसरा स्वर्ण पदक है। लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष पीएस संगमा का आज अंतिम संस्कार तुरा में किया जाएगा। उनका कल दिल्ली में निधन हो गया था। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने पीएस संगमा को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उन्हें पूर्वोत्तर की अहम आवाज बताया। देश के नामचीन राजनेताओं में शुमार पीएस संगमा का जन्म मेघालय के वेस्ट गारो में 1 सितंबर 1947 को हुआ था। उन्होंने शिलोंग से स्नातक और डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने एलएलबी भी की। 1977 में वे पहली बार तुरा निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर लोकसभा पहुंचे। संगमा छठी लोकसभा से लेकर 16वीं लोकसभा के दौरान 9 बार निर्वाचित हुए। 1988 से 1990 तक वे मेघालय के मुख्यमंत्री भी रहे। संगमा 1996 से 1998 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे। उन्होंने 2012 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव भी लड़ा, हालांकि वो इसमें हार गए। संगमा ने 1980 से 95 के बीच कई बार उपमंत्री और राज्य मंत्री की जिम्मेदारी निभाई। इस दौरान उन्होंने उद्योग, वाणिज्य, गृह, श्रम और कोयला मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली। नरसिम्हा राव सरकार में संगमा पहली बार कैबिनेट मंत्री बने और श्रम मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली। 1995-96 के दौरान संगमा सूचना प्रसारण मंत्री भी रहे। एक जमाने में वे कांग्रेस के बड़े नेता थे, लेकिन 1999 में संगमा शरद पवार और तारिक अनवर के साथ कांग्रेस से अलग हो गए। शरद पवार के साथ मिलकर उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया। संगमा 1999 से लेकर 2004 तक एनसीपी के महासचिव रहे। संगमा 2004 में तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा के लिए चुने गए। हालांकि उन्होंने 10 अक्टूबर 2005 को लोकसभा से इस्तीफा दे दिया और टीएमसी छोड़कर फिर से एनसीपी में शामिल हो गए। संगमा फरवरी 2006 में बतौर एनसीपी उम्मीदवार जीतकर फिर से लोकसभा पहुंचे। मार्च 2008 में उन्होंने एक बार फिर लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। वो 2008 से 2012 तक मेघालय विधानसभा के सदस्य रहे। जनवरी 2013 में उन्होंने नेशनल पीपुल्स पार्टी बनाई। इसके बाद 2014 में इसी पार्टी से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। और अब चलते चलते नजर हेडलाइंस पर। संसद और विधानमंडलों की महिला जनप्रतिनिधियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आज से। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी करेंगे उद्घाटन। सामाजिक आर्थिक विकास, सुशासन और विधायन में भूमिका पर होगी चर्चा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान। बंगाल में 6 और असम में 2 चरणों में होगा मतदान। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में एक ही दिन वोटिंग। 19 मई को नतीजे। अस्थायी वर्किंग वीजा पर भारी फीस लगाने के अमेरिकी फैसले का विरोध। भारत ने WTO में दर्ज कराई शिकायत। कहा, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस के नियमों का उल्लंघन। यमन के अदन में वृद्धाश्रम पर भारी गोलीबारी। एक भारतीय नर्स समेत 16 की मौत। विदेश मंत्रालय ने की पुष्टि। IS पर शक की सुई। और रियो ओलंपिक से पहले निशानेबाज जीतू राय ने की बड़ी कामयाबी। विश्व कप में स्वर्ण पर निशाना। 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में ओलंपिक चैंपियन चीन के पांग वेई को हराया। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर।